हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 27 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC, RO, ARO, इसके अलावा उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो इन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कितने मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 52 मंत्रियों के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रमापति शास्त्री को उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया? तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जो है इन्हें प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको मंथली उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मदरसों में राष्ट्रगान गायन अनिवार्य कर दिया गया? तो उत्तर प्रदेश की सभी मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीका के काले गैंडों को बचाने के लिए विश्व बैंक द्वारा कितने $मिलियन का पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया गया? तो अभी जो है 150 $मिलियन का वन्यजीव बॉन्ड जारी किया गया है विश्व बैंक की ओर से। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 220 हवाई अड्डों का। अगला क्वेश्चन है, नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? तभी जो है नासा ने, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, उसने 65 नए ग्रहों की खोज की है पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर। अगला क्वेश्चन है, विश्व टीबी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के किस प्रसिद्ध अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया? तो अभी जो है अभिषेक चटर्जी का निधन हुआ है और ये बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की किस मंत्रालय के सहयोग से हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश का पहला काऊ सफारी कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उरई डिस्ट्रिक्ट जालौन में। बुंदेलखंड के जालौन जिले में इटावा की लायन सफारी की तर्ज पर अब काऊ सफारी बनेगा। दोस्तों, इटावा में जिस तरह से लायन सफारी जो पार्क है उसी तरह से अब जो जालौन जिला है यहाँ पर काऊ सफारी बनाया जाएगा। ये जो काऊ सफारी होगा ये 300 से 400 हेक्टेयर के बीच बनेगा। और ये जो काऊ सफारी है ये एक बेहद ही खास तौर से बनाया जाएगा जिससे कि जो लोग हैं वो इसका नज़ारा देखने आएंगे। उरई में काऊ सफारी बनाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कवायद भी शुरू कर दी गई है। काऊ सफारी बनने से जिला में आवारा पशुओं पर रोकथाम लगेगी और इसके साथ ही काऊ सफारी में जाकर लोगों को गौ सेवा करने का भी मौका मिलेगा। तो अगर आप उससे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में काऊ सफारी बनाने की घोषणा की है तो ये डिस्ट्रिक्ट जालौन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गठित उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद में महिला मंत्रियों की संख्या कितनी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 5। उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद अब योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है।
योगी सरकार में 2 डिप्टी सीएम सहित 50 मंत्री भी होंगे, जिसमें 16 मंत्री, 14 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री होंगे। योगी सरकार के मंत्रिमंडल में 5 महिला मंत्री भी हैं, और वो कौन कौन सी हैं? तो बेबी रानी मौर्य, गुलाब देवी, प्रतिभा शुक्ला, रजनी तिवारी और विजय लक्ष्मी गौतम। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो बेबी रानी मौर्य हैं ये कैबिनेट मंत्री हैं, और इसके अलावा जो गुलाब देवी, प्रतिभा शुक्ला, रजनी तिवारी और विजय लक्ष्मी गौतम हैं ये राज्य मंत्री हैं। तो यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में कितनी महिला मंत्री हैं इस बार? तो 5 महिला मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने गूंज ऐप लॉन्च किया है? तो जो गूंज ऐप है ये लॉन्च किया गया है केजीएमयू लखनऊ की तरफ से। केजीएमयू लखनऊ देश का पहला चिकित्सा संस्थान है जिसका अपना रेडियो स्टेशन है। संस्थान का कम्युनिटी रेडियो अब पूरे देश में गूंज रहा है। लोगों तक पहुंचने के लिए ऐप लॉन्च किया गया जो काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। लोग निःशुल्क प्ले स्टोर से गूंज नामक ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। साथ ही 89.6 मेगाहर्ट्ज पर इसे सुन रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि देश का पहला चिकित्सा संस्थान कौन सा है? केजीएमयू लखनऊ, जिसके पास अपना रेडियो स्टेशन है। और हाल ही में यहाँ पर एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, किस नाम से? तो गूंज नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। और ये जो गूंज एप्लीकेशन है इसके माध्यम से जो लोग हैं वो निःशुल्क इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, और इसके अलावा निःशुल्क इस पर जो भी कार्यक्रम इस एप्लीकेशन के जरिए कराए जा रहे हैं तो वो लोग सुन रहे हैं। यानी ये जो एप्लीकेशन है गूंज नाम का, ये जो एप्लीकेशन है ये क्या काम कर रहा है? तो लोगों को स्वास्थ्य के प्रति ये जागरूक कर रहा है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि गूंज नामक जो एप्लीकेशन है ये किसने लॉन्च किया है? तो केजीएमयू लखनऊ जो चिकित्सा संस्थान है यहाँ से ये लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्टीव स्मिथ। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं यह है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी स्टीव स्मिथ, जिन्होंने 8000 रन सबसे तेज बनाने का रिकॉर्ड बनाया। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट के उप कप्तान स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने सबसे तेज 8000 रन बनाने के मामले में श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा को पीछे छोड़ दिया है। यानी 8000 रन सबसे तेज बनाने का जो रिकॉर्ड था वो श्रीलंका के पूर्व कप्तान के नाम पर था, लेकिन अभी ये रिकॉर्ड किसके नाम पर हो गया है? तो ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट के जो उप कप्तान हैं स्टीव स्मिथ, इनके नाम पर ये रिकॉर्ड हो गया है। इन्होंने ये जो उपलब्धि है अपने 85वें टेस्ट की 151वीं पारी खेलते हुए हासिल की। वहीं श्रीलंका के कुमार संगकारा ने 91वें टेस्ट की 152वीं पारी में 8000 रन पूरे किए थे। तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि 8000 रन पूरे करने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं स्टीव स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक द लिटिल बॉय ऑफ जॉय के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दलाई लामा। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता दलाई लामा ने डेसमंड टूटू के साथ मिलकर अपनी नई पुस्तक ए चिल्ड्रन बुक द लिटिल बॉय ऑफ जॉय लॉन्च की है। साल 2016 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वो पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। द बुक ऑफ जॉय लास्टिंग हैप्पीनेस इन ए चेंजिंग वर्ल्ड नामक पुस्तक का सह लेखन किया था। और ये जो पुस्तक थी 2016 वाली, ये बेस्ट सेलर बुक बन गई थी और इसकी 1 मिलियन से अधिक कॉपियाँ बिकी थी, जिसका 40 से अधिक भाषाओं में अनुवाद भी किया गया था। तो ये पुस्तक जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए द बुक ऑफ जॉय लास्टिंग हैप्पीनेस इन ए चेंजिंग वर्ल्ड नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो दलाई लामा इसके लेखक हैं और 2016 में इस पुस्तक को जो है लॉन्च किया गया था। तो अभी जो है दलाई लामा ने एक और पुस्तक लॉन्च की है, कौन सी है? द लिटिल बॉय ऑफ जॉय। अब दोस्तों यहाँ पर नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल से यहाँ पर बात आई है, तो नोबेल पुरस्कार जो अभी प्रदान किए गए हैं तो उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों 2021 में नोबेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में किसे दिए गए हैं इसका हम रिवाइज करेंगे। तो शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है मारिया रिसा को और दमित्री आंद्रेविच मुराटोव को।
चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है डेविड जूलियस और अर्डेम पटपोटियन को। और जो रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को। भौतिकी के क्षेत्र में स्क्यूरो मनाबे और क्लाउस हासेलमैन और जियोर्जियो पेरेसी को। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंसन को। और साहित्य के क्षेत्र में मिला है अब्दुल रजाक गुरना को। तो दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार है 2021 के जो प्रदान किए गए। और दोस्तों नोबेल पुरस्कार 2021 को लेकर के हमने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था ट्रिक्स पर आधारित, तो उस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर देखें, क्योंकि वो जो ट्रिक्स हैं वो एनिमेशन पर आधारित हैं और एक बार देखने के बाद आपको 2021 के जो नोबेल पुरस्कार है वो अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे और आने वाले सभी एग्जाम में आप सही क्वेश्चन वहां से करेंगे। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा 23 मार्च 2022 को सतह से सतह पर मार करने वाली किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मोस का। डीआरडीओ द्वारा 23 मार्च 2022 को सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये जो मिसाइल है ये एक मिड रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मैसिनो ऑस्ट्रोयेनिया द्वारा विकसित किया गया। इस मिसाइल का नाम रूस और भारत की दो प्रमुख नदियों के नाम पर रखा गया है, यानी ब्रह्मपुत्र और मॉस्को के नाम पर इसका नाम रखा गया है। क्या रखा गया है? तो ब्रह्मोस। इस मिसाइल को सरफेस वॉरशिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट और जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है और ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में डीआरडीओ द्वारा जो है 23 मार्च 2022 को जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। दोस्तों डीआरडीओ से ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? 1958 में। और जो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो नई दिल्ली में डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन ने एबेल पुरस्कार 2022 जीत लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका की। अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन ने एबेल पुरस्कार 2022 जीत लिया है। उन्हें यह पुरस्कार टोपोलॉजी, विशेष रूप से इसके ज्यामितीय, बीजीय और गतिशील पहलुओं में उनके योगदान के लिए मिला। टोपोलॉजी गणित का एक क्षेत्र है जो अलग अलग रूपों की दो चीजों को समान मानता है यदि वे एक दूसरे में विकृत हो सकते हैं। एबेल पुरस्कार पहली बार साल 2003 में एक फ्रांसीसी गणितज्ञ जीन पियरे सेरे को बीजगणितीय ज्यामिति, टोपोलॉजी और संख्या सिद्धांत में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया था। तो दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये काफ़ी जो पुरस्कार है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और काफ़ी बड़ा पुरस्कार है। एबेल पुरस्कार 2022 ये किसे प्रदान किया गया? तो अमेरिका के गणितज्ञ हैं डेनिस पार्नेल सुलिवन को ये पुरस्कार दिया गया है। और अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि एबेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये गणित के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, यानी गणितज्ञ को ये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रमेश चंद्र लाहूटी। भारत देश के 35वें मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहूटी का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। न्यायमूर्ति रमेश चंद्र लाहूटी को 1 जून 2004 को भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया था, जो कि 1 नवंबर 2005 को, यहाँ पर होगा नवंबर, 1 नवंबर 2005 को अपने पद से रिटायर हुए थे। लाहौटी का जन्म कहाँ हुआ था? तो नवंबर 1940 को इनका जन्म हुआ था। 1962 में एक वकील के रूप में नामांकित हुए। उन्हें अप्रैल 1977 में बार से राज्य उच्च न्यायिक सेवा में सीधे बेंच में भर्ती किया गया और उन्हें जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि हाल ही में रमेश चंद्र लाहौटी का निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये भारत देश के 35वें मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निर्देशक कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विवेक गोगिया। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है एनसीआरबी के नए निर्देशक विवेक गोगिया।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी विवेक गोगिया को नियुक्त किया गया। विवेक गोगिया राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के पूर्व निदेशक राम पवार की जगह लेंगे, जो कि 31 दिसंबर 2021 को रिटायर हुए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1986 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, तो महिपालपुर, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि एनसीआरबी के नए निदेशक कौन बन गए हैं, तो विवेक गोगिया। अगला क्वेश्चन है, कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना, जिसके लिए केरल राज्य सरकार ने 2022-23 के बजट में 6 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके पहले चरण में कृषि विभाग और आदिवासी क्षेत्रों के तहत 13 फार्मों में कार्बन न्यूट्रल खेती लागू की जाएगी और अलवा में स्टेट सीड फार्म को कार्बन न्यूट्रल फार्म में बदलने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। दूसरे चरण में सभी 140 विधानसभा क्षेत्रों में मॉडल कार्बन न्यूट्रल फार्म विकसित किए जाएंगे। तो दोस्तों यहां से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि केरल जो भारत का राज्य है, ये कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अब कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों का जो इस्तेमाल है वो करेगा केरल, तो इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों ये जो है खेती के नए तरीके हैं, यानी कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों से जो खेती है वो केरल में की जाएगी और इसमें क्या होता है कि इसमें कार्बन को मिट्टी में जमा करने में मदद मिलेगी इन तरीकों से और इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन कम होगा। कार्बन तटस्थ खेती करने का यही मतलब है कि कार्बन उत्सर्जन कम होगा और इसके अलावा जो कार्बन है उसे मिट्टी में जमा करने में मदद मिलेगी। और इस तरह से जो फसलों की रोटेशन, उर्वरता को अपनाना, सटीक खेती के तरीके, मिट्टी की सिंचाई के तरीकों को बदलना और इसके अलावा मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो ये कार्बन तटस्थ खेती के जो तरीके हैं इसका इस्तेमाल करने वाला जो पहला राज्य बना है वो बना है केरल। तो इसका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ से केरल की बात है तो केरल के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आप मैप में देखेंगे, ये है मैप में केरल। ये जो केरल है ये भारत के किन किन राज्यों की सीमा को टच करता है, तो कर्नाटक है और तमिलनाडु है। केरल की कैपिटल क्या है, तो तिरुवनंतपुरम केरल की कैपिटल है। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो पिनरई विजयन केरल के चीफ मिनिस्टर हैं। और केरल के गवर्नर कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर हैं। और केरल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 20 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 9 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों केरल राज्य से आपको संबंधित ध्यान रखना है कि केरल का जो एक नृत्य है कथकली, ये कहाँ से संबंधित है, तो ये केरल से संबंधित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कथकली जो नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये केरल से संबंधित है। इसके अलावा मोहिनी अट्टम और थय्यम नृत्य ये भी केरल से ही संबंधित हैं। दोस्तों केरल में एक बांध है, कौन सा, इडुक्की बांध, और ये किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पर है इडुक्की बांध। और केरल के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन कौन से है, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पराम्बीकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके अलावा साइलेंट वैली, ये जो है राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर, केरल में। और दोस्तों एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है केरल से कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस लॉन्च किया गया, जो कि कहाँ पर, तो ये भी केरल में लॉन्च किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको केरल से संबंधित अच्छे से ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये थे 27 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का ऑडियो रिवीजन करना है तो इसका ऑडियो रिवीजन आप खबरी ऐप पर कर सकते हैं। खबरी ऐप पर आपको कैसे जुड़ना है, तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर आपको खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी ऑडियो रिवीजन ऑन खबरी, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप खबरी एप्लीकेशन पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर आपको एक चैनल शो होगा यूपी एग्जाम क्रेजर, जिसे आपको फॉलो कर लेना है और इस तरह से आप डेली जो ऑडियो रिवीजन है उसे सुन सकेंगे। तो ये था कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी कुक्कू कक्कड़ का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए था टेनिस, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए
तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई? ऑप्शन नंबर ए है बायजूस, बी है रिलायंस, सी है अमेजॉन और डी है फ्लिपकार्ट। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।